हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आइसोमरिज्म का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि लेक्चर नंबर 5 में हमने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म स्टार्ट कर दिया था। उसमें कुछ बेसिक जो टर्म थे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के वो हमने उसमें पढ़ लिया था, जैसे कि कायरल कार्बन क्या होता है, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने 5th लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हम आइसोमरिज्म के लेक्चर नंबर 6 में जो कंडीशंस होते हैं और कौन कौन से कंपाउंड हैं जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, कौन कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, उन सब की क्या कंडीशन होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का लेक्चर नंबर 6, जिसमें कि हम डिफरेंट कंडीशंस जो भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के कंडीशंस होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद से कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। कुछ कंपाउंड्स कौन कौन से ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है, कौन कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर रहा है, उन सब के एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये कंडीशंस सबसे पहले हम चेक करते हैं। किसी भी कंपाउंड में जब ऑप्टिकल एक्टिविटी देखते हैं, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए जब भी हम चेक करेंगे तो पहले हम देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में। अगर किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है और उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है तो फिर वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, हम शॉर्ट में OIA लिख देंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, सेम अगर कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है बट सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, उस केस में कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा, क्योंकि कंपाउंड में दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट हो, चाहे प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री, अगर या तो दोनों प्रेजेंट है या दोनों में से कोई एक भी प्रेजेंट है तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा। ठीक है ना, या फिर जैसे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ना हो किसी कंपाउंड में बट उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री हो तो भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव कब शो करेगा कंपाउंड, जब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट ना हो और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट ना हो, तब हम बोलेंगे कि कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। इसको हम शॉर्ट में OA लिखेंगे, जिसको क्या पढ़ेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए कंडीशन क्या है कि कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों नहीं होने चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक भी प्रेजेंट है तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन है जो कि हम ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने के लिए चेक करेंगे, POS US। इसके आगे और भी कंडीशंस होते हैं तो वो देखते हैं। वो कंडीशन क्या है, जैसे कि जब हम किसी भी कंपाउंड को चेक करेंगे ना तो सबसे पहले कंपाउंड में क्या देखेंगे कि वो कंपाउंड एसाइक्लिक है या फिर साइक्लिक है। ठीक है, अगर कंपाउंड एसाइक्लिक है तो साइक्लिक अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे एसाइक्लिक वाला। ठीक है, तो एसाइक्लिक कंपाउंड है तो सबसे पहले हम उसमें चेक करेंगे कायरल कार्बन। ठीक है ना, उसमें कायरल कार्बन चेक करेंगे कि कायरल कार्बन 1 है या 0 है या 1 से ज़्यादा है। अगर कायरल कार्बन 0 है फिर तो हम उसमें स्पेशल केस चेक करेंगे, वो जनरली क्यूमिलीन्स या बाईफिनाइल्स है, जो कि हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी वाले में, क्योंकि ये कुछ स्पेशल केस होते हैं जिसमें कायरल कार्बन न होते हुए भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करता है। ठीक है ना, ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इस वाले को। ठीक है, इस ऑप्टिकल एक्टिविटी के लास्ट, इस पोर्शन के लास्ट में। अगर कंपाउंड में कायरल कार्बन 1 है फिर तो वो कंपाउंड हमेशा ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर एक कायरल कंपाउंड है, किसी भी कंपाउंड में कायरल कार्बन 1 ही है ना, तो कंपाउंड हमेशा कायरल कंपाउंड 1 वाला हमेशा ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, और अगर कंपाउंड में 1 से ज़्यादा कायरल कार्बन प्रेजेंट है, मतलब 2 है, 3 है या उससे ज़्यादा हो सकते हैं, तो फिर हमें उसमें चेक करना पड़ेगा POS। अगर POS मतलब कि प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो अगर कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और अगर कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये सब किसके लिए है, एसाइक्लिक। एसाइक्लिक मतलब कि जो चेन हो, जैसे सिंपल चेन हो, कोई साइक्लिक रिंग वगैरह ना हो, ये उनके लिए है। ठीक है ना, ये कंडीशन। अब कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो साइक्लिक होते हैं, तो साइक्लिक कंपाउंड के लिए हम कैसे चेक करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो साइक्लिक कंपाउंड के लिए सबसे पहले चेक करेंगे, इसमें भी पहला प्रोसीजर कायरल कार्बन। ठीक है, कायरल कार्बन 0 भी हो सकता है। ठीक है, कायरल कार्बन 1 भी हो सकता है, कायरल कार्बन 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर कायरल कार्बन 0 हुआ, ठीक है ना, तो इसमें भी हम वही स्पेशल केस देखेंगे। ठीक है ना, तो कायरल कार्बन 0 के केस में स्पेशल केस देखेंगे, वही लास्ट में पढ़ेंगे। और अगर कायरल कार्बन 1 है, इस केस में हमेशा कंपाउंड ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव। कायरल कार्बन 1 है तो बाकी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। बट अगर कायरल कार्बन 1 से ज़्यादा हो,
उस केस में हम चेक करेंगे कंपाउंड रिंग में ऑड नंबर का रिंग है या इवन नंबर का। अगर कंपाउंड जो भी रिंग बनी है अगर उसमें ऑड नंबर है, जैसे कि 5 मेंबर रिंग हो गया, 3 मेंबर रिंग हो गया, तो उसमें हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और चेक करनी है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर प्लेन ऑफ, क्योंकि ऑड नंबर रिंग में ना सेंटर ऑफ सिमेट्री तो होता ही नहीं है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑड नंबर में हम चेक ही नहीं करेंगे, सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। बट इवन नंबर अगर मेंबर रिंग हो, जैसे 4 मेंबर रिंग हो गया, 6 मेंबर रिंग हो गया, उस केस में हम प्लेन ऑफ सिमेट्री भी चेक करेंगे और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों ऑब्सेंट हैं तभी वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अदरवाइज कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इन दोनों में से कोई एक भी प्रेजेंट हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री में से, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और अगर दोनों ऑब्सेंट हैं तभी जाके कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है ना। अगर कोई एक भी प्रेजेंट आ गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो ये हमारे कुछ मेथड हैं चेक करने के। किसी भी कंपाउंड में जब चेक करना है कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव शो करेगा या नहीं करेगा, तो पहले हमें ये चेक करेंगे साइक्लिक है या एसाइक्लिक है। अगर साइक्लिक है तो हम ये वाला प्रोसेस अप्लाई करेंगे, और अगर एसाइक्लिक कंपाउंड है मतलब कि जैसे चेन वगैरह हो गया, ठीक है ना, तो उस केस में हम ये वाला पूरा प्रोसेस अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनको अच्छे से एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है ना, सबको समझ लेंगे कि किस केस में हम प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे, किस में नहीं करेंगे, उसके बाद से हम चीज़ों को अप्लाई करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, ठीक है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री ये सारी चीज़ों को रखते हुए कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव शो करेगा नहीं करेगा, इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, इनकी हम ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करते हैं, जो रूल्स अभी हमने पढ़ा उस रूल को अप्लाई करते हुए, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है उसमें हम पहले अप्लाई करेंगे जब कायरल कार्बन कितने हैं, तो यहाँ पे ये वाला कायरल कार्बन है, एक ही कायरल कार्बन है इस कंपाउंड में, क्योंकि इस कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप है, CH3, OH, C2H5 और हाइड्रोजन। तो एक ही कायरल कार्बन है ना, एक ही कायरल कार्बन है तो ये कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। अगर एक कायरल कार्बन है फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे दूसरे वाले अगर कंपाउंड में देखें, यहाँ पे एक ये कायरल कार्बन है, एक ये भी कायरल कार्बन है, तो 2 कायरल कंपाउंड है ना, यहाँ पे 2 कायरल कंपाउंड है, तो हम पहले यहाँ पे चेक करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो इस कंपाउंड में अगर हम देखें यहाँ से, तो ऐसे अगर हम कट करेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर CH3 शो है और नीचे C2H5 है, तो दोनों अलग अलग है ना, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करेगा, ठीक है। तीसरे वाले कंपाउंड में जाएं, यहाँ पे हमें एक कायरल कार्बन दिख रहा है, इस कार्बन पे एक ब्रोमीन है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, इधर नीचे ग्रुप अलग है, ऊपर जाएंगे तो अलग कीटोन वाला ग्रुप मिल जा रहा है, मतलब कि ये कायरल कार्बन है ना। अगर ये कायरल कार्बन है और उसमें एक ही कायरल कार्बन है तो ये कंपाउंड ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें फोर्थ क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हमें 2 कायरल कार्बन दिख रहे हैं, ठीक है। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? हाँ बिल्कुल। यहाँ पे अगर हम देखें तो ऊपर भी CH3 है, नीचे भी CH3, और सब कुछ जैसे हाफ अपर पार्ट है वैसे हाफ लोअर पार्ट है, मतलब इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया तो फिर कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव शो करेगा, ठीक है। फिर फिफ्थ कंपाउंड, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ठीक है। फिफ्थ वाले में हम ट्राई करेंगे कि इस कंपाउंड में क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर इस कंपाउंड में हम देखें तो यहाँ पे हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्लियरली विजिबल है, ठीक है ना। अब पहली चीज़ तो हम कंपाउंड करेंगे कायरल कार्बन है कि नहीं। यहाँ पे ये वाला कायरल भी कार्बन भी कायरल है और ये वाला कार्बन भी कायरल है, तो यहाँ पे कायरल कार्बन तो 2 हैं, ठीक। बट इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है ना, तो इसलिए ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री जैसे ही दिखेगा ना, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल देंगे, ठीक है ना। एक ये वाला 6th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन में हमें करना क्या है, इस कंपाउंड में चेक करना है पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करें ना इमेजिनली, तो ये भी एबव द प्लेन है और ये भी एबव द प्लेन है, और दोनों एकदम सेम हाफ वाइट, लेफ्ट साइड जो हाफ पार्ट है और राइट साइड जो हाफ पार्ट है एकदम एक जैसे हैं, तो हम बोल सकते हैं इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो हमें और कुछ देखना ही नहीं है, डायरेक्ट बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। हाँ, इसमें एक चीज़ छूट गया, इसमें कायरल कार्बन कितने हैं, कायरल कार्बन 2 है, ठीक है ना। CC जो लिखे हैं वो कायरल कार्बन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जैसे इसमें भी कायरल कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो सबसे पहले हमें पहला कंडीशन कायरल कार्बन ही चेक करना है, ठीक है। उसके बाद से प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे। रिंग है उसके लिए अलग रूल्स है, ओपन चेन है एसाइक्लिक है उसके लिए अलग रूल्स है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन और हैं, इनको भी देख लेते हैं। जैसे ये 7th नंबर मान लेते हैं और इसको 8 नंबर। अगर हम 7th नंबर की बात करें
तो यहाँ पे हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या दिख रही है, क्या दोनों कंपाउंड को अगर दोनों ब्रोमीन को देखें तो ये यहाँ पे क्लियरली इस लाइन को अगर हम ड्रॉ करें ना, तो ये जो लाइन, जिस लाइन पे कोई एटम आता है उसको हम नेगलेक्ट करते हैं। तो इधर का पार्ट और इधर का पार्ट दोनों क्या है, सेम है, ठीक है ना। इसमें भले यहाँ भी कैरल है, ये भी कैरल है, कैरल कार्बन इसमें कितने हैं, 2 हैं, बट यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। इस वाले में देखें तो इस कंपाउंड में भी ये कैरल कार्बन, ये कैरल कार्बन, कैरल कार्बन कितने हो गए, 2। अब यहाँ पे हमें देखें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है इस कंपाउंड में। अगर एक्चुअल में देखा जाए ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों प्रेजेंट है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर देखें ना तो यहाँ से इस लाइन से अगर हम कट करें, ठीक है ना, इस लाइन से कट करें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आएगी। और इसी सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसी सेंटर से जब इसी OH पे जाएंगे तो हमें अपोजिट डायगोनल पे सेम OH मिल रहा है ना, मीन्स कि इस कंपाउंड में COH सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। इसमें तो दोनों प्रेजेंट है, अगर कोई एक भी प्रेजेंट होता है तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, बट इसमें दोनों प्रेजेंट है तो ऑलरेडी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। तो अब हम कुछ और भी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में है, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिविटी के बारे में, ठीक है। अब कुछ और भी आगे रूल्स है, जैसे कि RS कॉन्फ़िगरेशन, और भी बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन आएंगे, उनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अदर कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे RS कॉन्फ़िगरेशन। RS कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, RS कॉन्फ़िगरेशन मतलब R का मतलब रेक्टस होता है और ये सिनिस्टर। जनरली ये साइंटिस्ट जो होते हैं जो डिस्कवर करते हैं उन्हीं अपने नाम पे ही रख देते हैं, ठीक है। तो RS कॉन्फ़िगरेशन में रेक्टस और सिनिस्टर जनरली हम R और S से ही जानेंगे इनको। रेक्टर जो होता है ना जनरली क्लॉकवाइज होता है, और जो सिनिस्टर एंटी क्लॉकवाइज। अब ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होता क्या है, तो जो CIP रूल हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है ना, आइसोमेरिज में ऑलरेडी CIP रूल पढ़ रखा है। ये CIP रूल के बेसिस पे ही हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। CIP रूल क्या होता था, एक्चुअली ये एटॉमिक नंबर के बेसिस पे होता था ना, जिनके एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी हम ज़्यादा देते थे। तो हमें यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, एटॉमिक नंबर चेक करना है और उसके बाद नंबरिंग कर देनी है। और नंबरिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, 1 से 2, 2 से 3 जाएंगे। अगर ये क्लॉकवाइज आया, ठीक है, तो क्लॉकवाइज आएगा, क्लॉकवाइज का मतलब कि ऐसे डायरेक्शन होगा, और ऐसे डायरेक्शन होगा तो R, ठीक। और अगर 1 2 3 जाने के बाद एंटी क्लॉकवाइज आया तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि ऐसे जाएगा, और ऐसे जाएगा तो वो S कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। तो हमें बस ये 2 चीज़ें ध्यान रखना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के लिए, ठीक है, और नंबरिंग का। तो कुछ क्वेश्चन है तो उनको हम शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो दे रखा है कि इन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में हमें कैसे चेक करनी है, तो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो इसमें देखें हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका आएगा, ब्रोमीन का, इसको 1 दे देंगे। फिर ऑक्सीजन को जाएगा, इसको 2 दे देंगे, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद कार्बन को 3 दे देंगे, हाइड्रोजन को 4 दे देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 2 3 चल देंगे। 1 से हम 2 गए, 2 से 3, कौन सा डायरेक्शन आ रहा है, ये डायरेक्शन आ रहा है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज आ रहा है तो कौन सा हो जाएगा, R कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले में देखें तो नंबरिंग 1, यहाँ पे नाइट्रोजन को 2 जाएगा, कार्बन को 3, हाइड्रोजन को 4। अब यहाँ पे हम 1 2 3 चलें, 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, कौन सा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज आया मतलब ये S कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक केस और आता है, कभी कभी क्या होता है कि जो 4th ग्रुप होता है ना वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है कि जो 4th ग्रुप है वो वर्टिकल लाइन पे था, तो वर्टिकल लाइन पे था तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। बट अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाए, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो भी 4th ग्रुप होगा हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएगा तो उस केस में सेम रूल अप्लाई करेंगे, बस जो भी आंसर आएगा ना उसको फ्लिप। जैसे कि अगर S आया, ठीक, तो उसको हम R कर देंगे, ठीक, और अगर R आया तो उसको हम S कर देंगे। आंसर को बस अपने चेंज कर देना है, बाकी सारे रूल्स सेम है। जैसे यहाँ पे नंबरिंग कर दें 1 2 3 4। अब 4th ग्रुप किस पे आया, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। हॉरिजॉन्टल लाइन पे आया तो हम क्या करेंगे, सेम रूल अप्लाई करेंगे, 1 2 3, 1 2 से 3 गया ना, मीन्स कि ये आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता था S, बट हम इसको कट कर देंगे, हमें आंसर कह देना है R, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए आंसर करेक्ट होगा। जो भी आंसर आएगा उसको जस्ट अपोजिट कर देंगे ना तो वो हमारे लिए आंसर बन जाएगा, अगर 4th ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है तो, ठीक है। तो ये रहा RS कॉन्फ़िगरेशन में केस 1। जब हम फिशर प्रोजेक्शन में चेक करेंगे तब, अब हमें और भी कई सारे प्रोजेक्शन में आ सकते हैं, जैसे कि और भी ये सॉलिड डैश वेज प्रोजेक्शन आ सकता है, ठीक है ना। तो इसमें पहले 1-2 एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल है, ठीक है ना। इसमें पहले नंबरिंग करते हैं। तो सबसे पहले नंबरिंग किसको जाएगा, सबसे पहले इसमें नंबरिंग क्लोरीन को जाएगा 1, क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर ज़्यादा होती है। फिर CHO में कार्बन से ऑक्सीजन आएगा तो 2, फिर यहाँ CH2OH में 3, और यहाँ पे 4th।
अब यहाँ पे 1 2 3 जाएंगे, 1 2 3 मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज आया तो ये आना क्या चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज आया तो एस आना चाहिए, बट यहाँ पे फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है तो हम एस को नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे आर है। ठीक है, हमें ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी है कि फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है या वर्टिकल पे, अगर वो अच्छे से देख लेंगे तो फिर आर एस कॉन्फ़िगरेशन में कहीं गलती नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कायरल कार्बन है, एक यहाँ भी है एक यहाँ भी है, तो हम दोनों के लिए अलग अलग पहले इसके लिए लिखते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए पहले हम नंबरिंग करेंगे, तो सबसे पहले नंबरिंग ब्रोमीन को 1 जाएगा, फिर इस कार्बन पे देखेंगे ना तो इस कार्बन पे क्लोरीन अटैच है तो इस कार्बन के लिए हम 2 देंगे। ठीक है ना, अभी हम सिर्फ इस कार्बन के लिए चेक कर रहे हैं। ठीक है ना, वाइट से मैं वाइट मार्कर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 1 2 3 इसको जाएगा और 4 इसको जाएगा। अब इसके लिए अगर हम चेक करें इस कार्बन के लिए तो 1 2 3 हम चलें, 1 से 2 गए, 2 से 3 मीन्स कि यहाँ पे भी कौन सा डायरेक्शन आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो होना चाहिए एस, बट एस नहीं होगा, आर होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ जो पोजीशन है वो किस पे है, हॉरिजॉन्टल पे है। ठीक है, अब हम नीचे वाले कार्बन के लिए चेक करें उसी कंपाउंड में, इस वाले कार्बन के लिए। ठीक है ना, इस कार्बन के लिए नंबर 1 इसको जाएगा, फिर नंबर 2 ऊपर जाएगा क्योंकि ऊपर क्या है, ब्रोमीन अटैच हो गया इसलिए। ठीक है ना, फिर नंबर 3 और नंबर 4। अब इसमें जब हम 1 2 3 1 से 2 गए, 2 से 3, इसमें कौन सा डायरेक्शन आ रहा है, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, हमें ये जरूर ध्यान रखना है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है मीन्स कि एस होगा, और इसमें एस ही करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे जो फोर्थ पोजीशन है ना वो वर्टिकल पे ही है, वर्टिकल पे है तो हमें आंसर को फ्लिप नहीं करना है। ठीक है ना, ये जरूर ध्यान देना है कि जो फोर्थ ग्रुप है हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं केस नंबर 2 जिसमें कि हम सॉलिड डैश वेज प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सॉलिड डैश वेज में क्या होता है, जो डैश होता है ना वो बिलो द प्लेन होता है और जो वेज होता है वो एबव द प्लेन होता है। ठीक है, अब यहाँ बिलो द प्लेन एबव द प्लेन में हम क्या करेंगे, सेम वही रूल अप्लाई करेंगे, पहले 1 2 3 चलेंगे, तो इसके लिए 3 केस पढ़ेंगे। ठीक है ना, केस 1 ये वाला है, अगर फोर्थ ग्रुप डैश वाले पे हो, फोर्थ ग्रुप सॉलिड वाले पे हो और एक फोर्थ लाइन पे है, तो जब अगर फोर्थ ग्रुप डैश पे आ जाए, जैसे कि यहाँ नंबरिंग करेंगे तो 1 इसको 2 इसको 3 और इसको 4, तो फोर्थ ग्रुप डैश पे आ गया ना, फोर्थ ग्रुप डैश पे आएगा तो हम क्या करेंगे 1 2, 1 से 2 गए, यहाँ से 2, 2 से 3। अब 1 2 3 में कौन सा डायरेक्शन आया, 1 2 3 जाने में हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज में क्या आता था, आर आता था, तो यहाँ पे आंसर आर ही देंगे। ठीक है, और अगर फोर्थ ग्रुप जो है सॉलिड वाले पे आ जाए, जैसे कि यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ये किस पे आया, सॉलिड पे। अब सॉलिड पे आया है तो हमें नंबरिंग के अकॉर्डिंग सेम वही रूल अप्लाई करना है, 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, तो यहाँ पे डायरेक्शन कौन सा आ रहा है, क्लॉकवाइज। अब यहाँ क्लॉकवाइज आएगा तो यहाँ भी क्लॉकवाइज अगर आया है तो यहाँ पे जो सॉलिड डैश पे आया ना, सॉरी जो फोर्थ ग्रुप है सॉलिड पे आया ना, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज आए तो होना चाहिए कौन सा, आर। ठीक, बट आर को हम कैंसिल करके आंसर देंगे एस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्थ ग्रुप है वो सॉलिड पे आया है, रूल सब कुछ सेम ही है, बस हमें जब भी देखना है सॉलिड पे आ जाना तो हमें क्या करना है, उसको चेंज कर देना, चेंज मतलब आंसर को फ्लिप कर देना है। अगर आर आएगा तो एस, एस आएगा तो आर, ये है अगर फोर्थ ग्रुप सॉलिड वाले पे है तो। ठीक है ना, अब एक केस आ जाए कि अगर फोर्थ ग्रुप लाइन पे आ जाए तब क्या करेंगे, तो इसके लिए केस अलग है। अगर फोर्थ ग्रुप लाइन पे आ जाए, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल अगर हम नंबरिंग यहाँ पे करते हैं 1, सॉरी आयोडीन को नंबर 1 जाएगा 1, ब्रोमीन को 2, इसको 3 और इसको 4th। अब फोर्थ ग्रुप लाइन पे आ गया तो हम यहाँ पे इवन नंबर ऑफ़ इंटरचेंज करते हैं। ठीक है ना, क्या लिखा है यहाँ मैंने, देन इवन नंबर ऑफ़ इंटरचेंज, देन यहाँ पे लिख सकते हैं देन मेक इवन नंबर ऑफ़ इंटरचेंज, मतलब कि हम क्या करेंगे, ऐसा इंटरचेंज करेंगे कि इवन नंबर, मतलब एक बार क्या करेंगे, जैसे 1 को 3 से चेंज कर दें। ठीक है ना, 1 वाला जो पोजीशन है ना, जैसे यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, 1 को हम क्या करें, इन दोनों को एक में आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है ना, तो आपस में इंटरचेंज अगर इसको हम करेंगे तो ये कंपाउंड कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे डैश, तो यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा और यहाँ पे आयोडीन आ जाएगा, और इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक, अब यहाँ से एक इंटरचेंज और करेंगे, हम क्या करेंगे, इन दोनों, अभी क्या है कि ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 और ये 4, यहाँ से एक इंटरचेंज और करेंगे इन दोनों के बीच में। ठीक ना, फोर्थ और सेकंड के बीच में, जब फोर्थ और सेकंड के बीच में इंटरचेंज करेंगे तो ये कंपाउंड, ये पहले ये बना और फिर ये पहले 1 इंटरचेंज हुआ। ठीक है ना, और ये दूसरा नंबर इंटरचेंज होगा, दूसरा नंबर इंटरचेंज में कंपाउंड कुछ ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ पे जो आयोडीन वैसे ही रहने देंगे, क्लोरीन वैसे ही। अब जो फोर्थ ग्रुप है वो आ गया डैश पे। ठीक, और जो डैश वाला, जो फोर्थ ग्रुप है डैश पे आ गया, डैश वाला किस पे चला गया, ब्रोमीन चला गया लाइन पे। अब यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे तो सेम वही 1 2 3
और 4 और फोर्थ ग्रुप किसके पे आ गया, अब डैश पे आ गया ना, तो अब जो सिंपल रूल है उसी को अप्लाई करेंगे। सिंपल रूल क्या है यहाँ पे कि 1 से 2, 2 से 3 ऐसे गए, क्लॉकवाइज आया मीन्स कि क्लॉकवाइज में क्या होता था, आर कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका आंसर आर होगा। ठीक है, तो अगर फोर्थ ग्रुप लाइन पे आ जाए उस केस में हमें करना क्या है, पहले एक बार इंटरचेंज करेंगे किसी एक से, जैसे 1 को 3 से कर लेंगे और फिर फोर्थ वाले को सेकंड से कर लेंगे, मतलब कि इवन नंबर पे एक बार इंटरचेंज नहीं करेंगे, एक बार इंटरचेंज कर लेंगे किसी 2 ग्रुप को आपस में, फिर बाकी के जो 2 ग्रुप बचा उनको आपस में इंटरचेंज कर लेंगे, और उसके बाद से फोर्थ ग्रुप जब डैश पे आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, उनको आपस में ऐसे इंटरचेंज करेंगे कि फोर्थ ग्रुप डैश पे आ जाए, और फिर जो डैश वाला रूल है उसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये है ऑप्टिकल एक्टिविटी में जो भी हमने अभी तक पढ़ा, ये सॉलिड डैश वेज पढ़ा या फीचर लाइन प्रोजेक्शन में कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आरएस कॉन्फ़िगरेशन जब सॉलिड डैश वेज में हो तो उनके लिए क्या रूल्स हैं, अगर फीचर प्रोजेक्शन है उनके लिए क्या रूल्स है, ये कुछ ऑप्टिकल एक्टिविटी का ही पार्ट है। ठीक है, इनके अलावा हम एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं, इसको अगर आप नीट के लिए चाहो तो स्किप कर सकते हैं, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन स्किप दिस टॉपिक। ठीक है ना, बट हाँ अगर डिटेल में पढ़ना है ना, कभी कभी क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऑप्शन में मिल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें दिखने में कायरल कार्बन वो नहीं लगता है, बट वो एक्चुअल में वो कार्बन ए कायरल हो सकता है और कायरल भी हो सकता है। ठीक है ना, तो उसी को एक नाम दिया गया सीडो कायरल सेंटर, मतलब कि कार्बन देखने में तो कायरल नहीं दिखता है बट वो एक्चुअल में कायरल कार्बन भी हो सकता है और ए कायरल भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो मैंने ये स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है ना, इस कार्बन को अगर हम देखें तो इस कार्बन पे ये OH और ये हाइड्रोजन, ये तो अलग अलग ग्रुप है। ठीक, बट इसके ऊपर देखें ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, सेम है ना, तो क्या ये कार्बन कायरल हो सकता है कि नहीं, तो ये कार्बन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसीलिए ऐसे कार्बन को हम सीडो कायरल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, इनके लिए कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, पहले रूल्स को पढ़ते हैं। पहला रूल्स क्या है कि sp3, कलर चेंज कर लेते हैं पहले, कि sp3 एटम विच शुड हैव 2 डिफरेंट ग्रुप, एक ऐसा sp3 एटम जिनके पास 2 डिफरेंट ग्रुप, जैसे कि ये OH हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया, दोनों अलग अलग ग्रुप हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन ग्रुप के अलावा बाकी के जो 2 ग्रुप है, जैसे कि अदर 2 ग्रुप्स आर आइडेंटिकल शोइंग जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म और हैविंग कायरल सेंटर, या तो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा होगा या फिर कायरल सेंटर उनके पास होगा। जैसे यहाँ पे जो मैंने पहला केस लिया, यहाँ पे ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे अगर देखें तो ये कंपाउंड क्या जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है, बिल्कुल जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है। ठीक है ना, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है, तो यहाँ पे ये कंपाउंड सिस भी हो सकता है, नीचे भी देखें तो ज्योमेट्रिकल इसमें शो कर सकता है। ठीक है ना, तो ये कंपाउंड सिस भी हो सकता है और ट्रांस भी हो सकता है, और ये भी कंपाउंड सिस भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये कंपाउंड ऊपर वाला पार्ट सिस है और नीचे वाला भी सिस है, तो हम बोलेंगे जो ये वाला कार्बन है, हम ये जो बीच में लिख रहे हैं ना, इसी के लिए लिख रहे हैं, ये क्या होगा, ए कायरल होगा। ए कायरल मतलब कि कायरल कंपाउंड नहीं होगा। ठीक है, बट अगर ऊपर वाला ट्रांस है, नीचे वाला जो ज्योमेट्रिकल इसमें शो कर रहा है वो सिस है, तो हम बोलेंगे कि कार्बन जो बीच वाला होगा वो कायरल कंसीडर करेंगे। मीन्स कि डिपेंड कर रहा है, ऊपर और नीचे वाले जो पार्ट है उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड कर रहा है कि वो क्या शो कर रहा है। ठीक है ना, अगर ऊपर वाला पार्ट ट्रांस है, नीचे वाला भी ट्रांस है, तो ये कंपाउंड जो बीच वाला कार्बन है वो ए कायरल होगा, मीन्स कि कार्बन कायरल कार्बन नहीं होगा। ठीक है, और अगर एक सिस है ऊपर वाला, नीचे ट्रांस है, तो हम बोलेंगे ये कायरल है। तो हमें कंक्लूजन क्या मिला कि ऊपर जो पार्ट है और नीचे पार्ट है दिखने में तो आइडेंटिकल है, अगर उन दोनों में से कोई एक पार्ट भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म में सिस या ट्रांस मतलब अलग अलग शो कर रहा है, तो फिर वो कंपाउंड कायरल होगा, सॉरी ये जो कार्बन होगा ये कायरल होगा। और अगर इसमें जो ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट दोनों सेम है, या तो दोनों सिस है दोनों ट्रांस है, तो फिर इस कार्बन को हम ए कायरल मानेंगे। ठीक है ना, ये रूल्स है। अब इसी में ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का हो गया। दूसरा मैंने एक कंडीशन ले लिया, अगर वो कार्बन जो है बीच वाला जो कार्बन उस पे जो ऊपर वाला पार्ट है, जैसे ये वाला है और नीचे वाला पार्ट है, ये दोनों आइडेंटिकल है ना, ये तो मेन हमारा कार्बन है जिसके बारे में हमें पता करना है कि ये कायरल है या नहीं है, उसी को तो सीडो कायरल बोलते हैं। ठीक है ना, तो जो ऊपर वाला पार्ट है नीचे वाला पार्ट में, उसमें हमें चेक करना है, क्या चेक करना है कि ये कंपाउंड जो है ना ये कायरल तो है ही है, इसमें आर कॉन्फ़िगरेशन है या एस, मतलब इस कार्बन को हमें आर और एस में पहले निकालना है। जैसे कि अभी हमने ऊपर सीखा आर और एस कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, तो सीखा ना, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला पार्ट के लिए ये है और नीचे वाला जो पार्ट है इसके लिए ये है।
अगर ये दोनों आर शो कर रहा है, ठीक है ना, अगर दोनों आर शो कर रहा है तो जो ये वाला कार्बन होगा ना, अगर दोनों सेम है तो इस वाले कार्बन के लिए ये एक कायरल होगा, ठीक है। और अगर ऊपर आर शो कर रहा है, नीचे एस, नीचे वाला पार्ट, तो हम बोलेंगे ये कार्बन बीच वाला कायरल होगा। मीन्स कि यहाँ पे बीच वाला कार्बन डिपेंड कर रहा है ऊपर वाले और नीचे वाला के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रहा है। अगर दोनों आर है तो एक कायरल, एक आर और एक एस है तो कायरल, जैसे एक एस और एक आर आ गया तब भी क्या हो जाएगा, कायरल। और अगर दोनों एस हैं तो फिर एक कायरल। मीन्स ऊपर वाला जो पार्ट है और नीचे वाला दोनों दिखने में आइडेंटिकल है, बट उनकी कॉन्फ़िगरेशन चाहे वो ज्योमेट्रिकल में देखें या फिर आर एस कॉन्फ़िगरेशन में अगर सेम आ जाए तो फिर बीच वाला जो कार्बन होगा वो एक कायरल होगा। और अगर दोनों डिफरेंट आ जाए तो फिर बीच वाला कार्बन जो होगा वो कायरल होगा। तो वो डिपेंड किस पे कर रहा है, ऊपर जो पार्ट है और नीचे जो आइडेंटिकल वाला पार्ट है उनकी कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रहा है कि बीच वाला कार्बन कायरल है या नहीं। इसलिए ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं, सीडो कायरल सेंटर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो यही पार्ट है सीडो कायरल सेंटर का। हाँ, ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे उस कंपाउंड के ऊपर और नीचे वाला पार्ट क्या है, ठीक है। तो ये रहा कुछ आर एस कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड सीडो कायरल सेंटर क्या होता है, कौन सी कंडीशंस होती हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी कंपाउंड की शो होने के लिए, साइक्लिक में कौन सा रूल अप्लाई करेंगे और ए साइक्लिक में कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, ये सब रूल्स आज हमने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिलेशन बिटवीन कंपाउंड व्हेन ओनली वन कायरल कार्बन प्रेजेंट ये सब पढ़ेंगे, मतलब एनएनसीएमआर, आइडेंटिकल, ये सब क्या होता है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही पढ़ते हैं और अभी तक जितने लेक्चर पढ़े हैं उन सबको रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो भी लेक्चर्स पढ़ेंगे ना तो पुराने जो भी हमने जैसे CIP रूल का यूज हुआ जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है, ठीक है, या फिर जो भी ऑप्टिकल RS कॉन्फ़िगरेशन है, तो आगे जब हम पढ़ेंगे टॉपिक तो RS का हम वहाँ डायरेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जो भी लेक्चर्स पढ़ रखे हैं तो उनको जब तक देखेंगे नहीं तब तक आगे के लेक्चर्स में क्वेश्चंस करने में दिक्कतें आएंगी, ठीक है। तो आप यहाँ तक लेक्चर को अच्छे से देखिएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन बिटवीन कंपाउंड व्हेन ओनली वन कायरल कार्बन इज प्रेजेंट। तो कंपाउंड जो होगा एनएनसीएमआर होगा, आइडेंटिकल होगा, मीजो कैसे बोलते हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।